हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छा होंगे और मस्त होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे और उसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है पिछली क्लास में पढ़े थे विषम संख्या तक। कहाँ तक पढ़े थे? विषम संख्या तक। उसके बाद आगे जानेंगे आज के क्लास में। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप लोग पीछे वाला क्लास नहीं देखे हैं तो उसको देखने के लिए वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज विषम संख्या के आगे देखेंगे। आज के क्लास में देखेंगे हम लोग भाज्य संख्या। क्या देखेंगे? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी कहा जाता है। भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी कहते हैं, या इसी को हम लोग यौगिक संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इसको कंपोजिट नंबर क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसका जो है परिभाषा क्या होता है, परिभाषा को देख लेते हैं। तो भाज्य संख्या वैसा संख्या होता है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। यानी एक से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा और उसके बाद किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन होगा, लिखेंगे संख्याएं वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या को इसका एग्जांपल होगा, लिखेंगे जैसे बताते हैं। अगर हम लिखेंगे 2, तो 2 को अगर भाग देते हैं 1 से, तो 1 से लगेगा 2 बार में, 2 एकम 2, खत्म। इसके बाद 2 में भाग देंगे यदि हम 2 से, तो ये 2 एकम 2 खत्म हो जाएगा। लेकिन इस 2 में देखिए 1 और 2 के अलावा ये किसी संख्या से नहीं कटने वाला। 1 और 2 के अलावा क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा, इसीलिए ये भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो भाज्य संख्या कौन है? तो 4 है, 6 है, 8 है, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 इत्यादि। ये सब का सब क्या है? तो ये सब का सब भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। देखिए यहाँ पे आप चेक करते हैं, ये 4 है। 4 में अगर हम 1 से भाग देंगे तो 4 बार में लगेगा, 4 एकम 4, खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 4 में फिर 4 से भाग देते हैं, ये भी 1 बार में, 4 एकम 4, खत्म। तो देखिए ये 4 जो है 4, ये 1 से भी भाग लग रहा है 4 में, ये 4 में 1 से भी भाग लग रहा है और स्वयं 4 से भी भाग लग रहा है। तो 1 और 4 के अलावा एक और संख्या है 2 जो 4 को क्या करेगा? विभाजित कर देगा। इसीलिए 4 क्या होता है? भाज्य कहलाता है। हम क्या बोले कि जो संख्या 1 से कटे और स्वयं से कटे, 1 से और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो 4 क्या है? 4 भाज्य संख्या है। 6 पे चर्चा करेंगे। तो देखिए 6 जो है, 6 में 2 से भाग लगेगा,
फिर 6 में 3 से भी भाग लगेगा, 6 में 1 से भी भाग लगेगा और 6 में स्वयं 6 से भी भाग लगेगा। तो देखिए ये सारा ये जितना है सब से क्या होगा, ये कट जाएगा। 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से 6 से भी कट रहा है, इसलिए 6 भी क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है। देखिए अब भाज्य संख्या से ऑब्जेक्टिव क्या पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव रहेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या इसमें 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है। ठीक है, तो ये भाज्य संख्या से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो होता है, अगला है अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या। अच्छा, अभाज्य संख्या को हम लोग असंयुक्त संख्या भी कहते हैं। असंयुक्त संख्या, असंयुक्त संख्या, या इसको रूढ़ संख्या भी कहा जाता है, रूढ़ संख्या भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। अभाज्य, भाज्य का ठीक उल्टा। अभाज्य कौन होता है, तो भाज्य का ठीक उल्टा होता है। हम कहेंगे कि वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, यानी जो संख्या एक और स्वयं के अलावा वो किसी से कटेगा ही नहीं, तो इसे संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, अभाज्य संख्या कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन होगा, लिखेंगे वे संख्याएं जो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे क्या कहेंगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे लिखेंगे, तो जैसे में हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ... ये सब क्या है, ये सब का सब अभाज्य संख्या है। कहिएगा कैसे, तो देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम 2 में अगर हम 1 से भाग देंगे तो लग जाएगा 2 एकम 2, खत्म। फिर 2 में 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, ये भी हो जाएगा खत्म। लेकिन यहाँ पर 1 और 2 के अलावा किसी अन्य संख्या से ये 2 नहीं कटने वाला, नहीं कट सकता है। ठीक है, इसीलिए क्या कहेंगे, ये 2 क्या है, अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या है। और 2 अभाज्य संख्या का मौसा जो है वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या देगा, क्वेश्चन कह देता है कि, कहेगा कि यदि ए और बी 2 अभाज्य संख्या है। क्या है, 2 अभाज्य, यदि ए और बी 2 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, तो इसका मौसा बता दीजिए कि कितना होगा। आप लोग खुद से निकाल सकते हैं। देखिए ना, अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है, 5, 7 का निकाल के बताते हैं आपको। तो 5 से 7 में भाग देंगे, लगेगा एक बार में 5 एकम 5, उतरेगा 2, फिर 5 उतर जाएगा इधर, तो 2 दूना 4, फिर उतरेगा 1, अब 2 बगल में आएगा, लगाएंगे 1 दूना 2 हो जाएगा, खत्म। अब यहाँ पे क्या है, 1 से भाग लगाए 2 बार में लग गया, हो गया खत्म।
तो अंतिम भाजक 1 है, तो मौसा कितना आया? 1। मौसा 1 ही होगा। फिर कहेंगे कि अगर a और b दो अभाज्य संख्या है तो इसका मौसा कितना होगा? इसका मौसा 1 तथा इसका लौसा बता दीजिए कि कितना हो जाएगा। तो हम कहेंगे लौसा, अगर 5 और 7 का लौसा निकालेंगे तो दोनों में कोई कॉमन अंक, दोनों में क्या कोई कॉमन अंक है? नहीं है। तो नहीं है तो दोनों का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी गुना हो जाएगा, और दोनों का गुना ही क्या हो जाएगा? 7 × 5 = 35। तो यही हमारा क्या निकलेगा? लौसा, एलसीएम निकलेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी है, तो ए और बी अभाज्य संख्या, तो दोनों का क्या हो जाएगा? गुणनफल हो जाएगा ना। तो लिख सकते हैं कि दोनों का जो लौसा होगा वो कितना होगा? तो यहीं पे लिख देते हैं a गुना बी होगा। क्या हो जाएगा? a गुना बी होगा। ठीक है, तो ये था इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद देखिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछता है कि कहेगा कि 1 से 50 के बीच, 1 से 50 के बीच कितना, 1 से 50 के बीच कितना अभाज्य संख्या है? कितना अभाज्य संख्या है? तो आप लोग ना काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग काउंट कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए ये इसका जो होता है 1 से 50 के बीच, वो टोटल 15 होता है। कितना होता है? 15 अभाज्य संख्या होता है। टोटल 15 अभाज्य संख्या होता है। इसके बाद ये 50 से 100 के बीच, 50 से 100 के बीच टोटल 10 अभाज्य संख्या होता है। कितना होता है? 10 अभाज्य संख्या है। तो ये क्या था? ये भाज्य संख्या और ये अभाज्य संख्या। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि कमेंट ही हम लोग को क्या करता है कि ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। कमेंट अगर आप लोग करते हैं तो हम लोग उतना ही और ऊर्जा के साथ क्या करेंगे? क्लास लेंगे। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। अगला जो है, अगला होगा सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, इंग्लिश में इसको को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होगा? तो लिखेंगे कि दो संख्याओं का वैसा युग्म, दो संख्याओं का वैसा युग्म जिनका HCF 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 4 और 7, 5 और 15 और 17, 7 और 5 इत्यादि। ये सब का सब जितना है सब सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका HCF अगर हम निकालेंगे ना तो इसका जो निकलेगा HCF वो 1 निकलेगा। चेक करके देखते हैं। 7 और 4, 4 एकम 4 उतरेगा 3, फिर लगाएंगे ये 4 बगल में आएगा, फिर एक बार में लगेगा 3 एकम 3, इसको जब घटाएंगे तो फिर उतरेगा 3। अब 3 में लगाएंगे 1 से भाग, तो 1 तिया 3 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी HCF कितना निकला? 1 निकला ना। तो मौसा अगर 1 आ रहा है तो यही क्या है? ये दोनों संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। इसके बाद है अगला परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इंग्लिश में इसको रेशनल
नंबर, रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो लिखेंगे कि जिस संख्या को P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q इजकल टू नॉट 0 हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे Q इजकल टू नॉट 0 होना चाहिए परिमेय संख्या होने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम कहेंगे कि P बटा Q है, अगर Q में 0 आ जाता है, 0, तो इसका जो वैल्यू होता है वो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। और जिसका वैल्यू अनंत हो वो परिमेय नहीं होता है। इसीलिए परिमेय संख्या के लिए ये कंडीशन होना जरूरी है कि Q इजकल टू नॉट 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। लिखेंगे जैसे 3/5, 2/10, 6, 0, 22/7, 0.6 पर रैंकिंग, 0.8 पर रैंकिंग इत्यादि। ये सब क्या है? तो ये सब का सब परिमेय संख्या है। सब का सब क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद जो है अगला टॉपिक है हमारा अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। तो लिखेंगे कि जिस संख्या को P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है और Q इजकल टू नॉट 0 हो तो उसे नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगा √5, √7, √3, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 होता है, तो ये परिमेय होता है। 22/7 परिमेय, लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये कहेंगे ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये सब का सब क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। इसके बाद लिख सकते हैं 0.01, 001, 001 डॉट, ये अनंत तक चला जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जब अंकों का क्रम समान नहीं होता है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए। अगला है वास्तविक संख्या। अब देखिए हम लोग आए हैं वास्तविक संख्या, जो चैप्टर में है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? वास्तविक संख्या जो होता है वो परिमेय और अपरिमेय का संग्रह होता है। कहेंगे कि परिमेय
संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसका एक और परिभाषा होता है, वो भी बताते हैं। देखिए, अथवा करके लिख सकते हैं कि जिस संख्या का वर्ग माने स्क्वायर, तो जिस संख्या का वर्ग एक पूर्ण संख्या हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे देखिए, अगर हम कहेंगे दो क्या है, तो दो वास्तविक संख्या है, साथ साथ ये परिमेय संख्या भी है। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। देखिए, 4 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है? तो जिस संख्या का वर्ग एक पूर्ण संख्या हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे हो जाएगा 2, 5, √3, √7। अब ये 3 को देखते हैं, तो 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? 3, और 3 एक पूर्ण संख्या है ना, तो इसीलिए क्या कहेंगे इसको? ये भी वास्तविक संख्या। √7 भी क्या है? वास्तविक संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय, जो संग्रह है परिमेय और अपरिमेय का, उसको क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। इसके बाद एक और है, लास्ट में है, वो है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इंग्लिश में इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो डिफिनेशन होगा, लिखेंगे कि जिस संख्या का वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, उसे क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगा रूट माइनस में 1, रूट माइनस में क्या है? 1 है। इसको ना आई से सूचित करते हैं, इसको आयोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयोटा कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आयोटा कहेंगे। अगर इसी में कहेंगे हम रूट में -5 है, रूट में -13 है, ये सब का सब क्या है? ये सब का सब काल्पनिक संख्या। क्या है? काल्पनिक संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका क्या करेंगे? स्क्वायर अगर करते हैं, -√3 का स्क्वायर, तो देखिए ये स्क्वायर से और ये रूट तो खत्म हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो निकलेगा वो ऋणात्मक निकलेगा। कैसा निकलेगा? ऋणात्मक। ठीक है, इसीलिए ये क्या है? तो काल्पनिक संख्या है। अब देखिए, ऋणात्मक आया है इसलिए काल्पनिक है, क्योंकि जो स्क्वायर होता है, जो है स्क्वायर का कंडीशन होता है कि अगर किसी भी संख्या के पावर में अगर स्क्वायर लगता है, तो इसका मान जो है वो प्लस में आना चाहिए। किस में आना चाहिए? प्लस में। लेकिन यहाँ पे देखिए, स्क्वायर तो किए,
स्क्वायर किए ना, जैसे माइनस में रूट के अंदर -2 है, इसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करेंगे तो दोनों स्क्वायर और रूट खत्म हो गया तो क्या बचा, -2 बचा। तो देखिए स्क्वायर करने पे माइनस में आंसर आ रहा है ना, तो माइनस में आ रहा है, इसीलिए ये क्या है, काल्पनिक संख्या है। ठीक है, अब देखिए ये -1 जो है वो आता कैसे है। तो देखिए गणितज्ञ जो होते हैं, गणितज्ञ वैज्ञानिक यानी गणित, तो वैज्ञानिकों के बीच जो है बहस हुआ। वैज्ञानिकों के बीच बहस हुआ कि जैसे x² + 1 है, ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा। तो ये क्या करेंगे, बराबर में 0 दिया है, यहाँ पे x² बराबर हो जाएगा -1। और देखिए इसका कंडीशन होता है कि माइनस ये स्क्वायर जो है, स्क्वायर जब उस तरफ जाएगा तो वो रूट में बदल जाता है। किस में बदलता है, रूट में। तो माइनस में आ गया। अब देखिए माइनस में एक है लेकिन रूट के अंदर है, तो क्या इसका जो मान है वो निकलेगा, नहीं निकल सकता, ये रूटे में रहेगा। ठीक है, तो रूटे में रहेगा तो इसको जो है सो अगर ये रूट में है तो क्या करेंगे, इसको क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या कहेंगे। ठीक है, इसका नाम रख दिया काल्पनिक संख्या। तो देखिए 10th जो है ना, क्लास 10th लेवल में, क्लास 10th में हम लोग जो है वो काल्पनिक संख्या नहीं पढ़ते हैं। क्लास 10th में काल्पनिक संख्या नहीं पढ़ते हैं। काल्पनिक संख्या केवल 11 12th में, 11 और 12th में जब जाएंगे ना तो वहां पे काल्पनिक संख्या पढ़ेंगे। 10th तक जो है केवल वास्तविक संख्या ही पढ़ेंगे। 10th में केवल वास्तविक संख्या तक ही दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यदि तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए इसके बाद है अगला टॉपिक है हमारा पैरमेइका या एल्गोरिथम। ठीक है, ये क्या है, अब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, तो चैप्टर शुरू करने से पहले इसको देखना जरूरी होता है। ये पैरमेइका है या एल्गोरिथम है, ये क्या होता है। तो देखिए ये जो है वो सिद्ध किया हुआ कथन होता है। ये क्या है, तो सिद्ध किया हुआ ये एक कथन होता है और इसका प्रयोग एक अन्य कथन को सिद्ध करने में करते हैं। जैसे देखिए हम लोग बचपन में पढ़ते थे, भाग जब सीखते थे ना, भाग, तो भाग जब सीखते थे तो भाग को चेक करने के लिए एक नियम आता था। भाग को चेक करने के लिए एक नियम का प्रयोग करते थे। ठीक है, वो नियम क्या था, तो भाग को चेक करने के लिए एक नियम था, वो था कि भाज्य बराबर होता है भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल अजोर शेषफल होता है। हम लोग ये भाग को चेक करने में इसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो यूक्लिड ने क्या किया कि ये जो नियम था, ये इस नियम का उपयोग किया और अपना नियम दिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड ने क्या किया, इसी नियम का उपयोग किया और करके अपना एक एल्गोरिथम दिया, अपना पैरमेइका दिया, जिसका नाम क्या है, यूक्लिड विभाजन पैरमेइका। तो इसके अनुसार जो था वो क्या था, पैरमेइका, तो उसका प्रमेय जो था यानी एल्गोरिथम, वो था भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, इसको इसने क्या किया, किसको कहा, ये ए बराबर, इसको बी मान लिया, इसको क्यू कहा और ये आर है। तो इसको जो कहा कि ए बराबर होता है बी गुने क्यू प्लस आर, जहां, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, कहता है कि जहां आर जो है, आर, ये आर जो है ये या तो 0 हो सकता है, नहीं तो 0 से बड़ा हो सकता है। आर जो है ना, आर जिसको शेषफल कहते हैं, ठीक है, ये 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। बी माने भाजक, भाजक से हमेशा आर का मान क्या होगा, छोटा होगा। तो यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या है, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड ने क्या किया कि इसका उपयोग करके अपना विभाजन प्रमेयिका दिया, विभाजन एल्गोरिथम दिया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब देखिए ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो था वो किस चीज के लिए दिया था, तो इसने मौसा के लिए ये दिया था। तो हम लिख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किसके लिए करेंगे? तो मौस निकालने के लिए किया जाता है। तो यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इसका उपयोग हम लोग किसके लिए करेंगे? मौसा निकालने के लिए। किसके लिए? मौसा निकालने के लिए करेंगे। तो इसीलिए लिख दिए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग मौसा, मौसा मतलब एचसीएफ, मौसा यानी एचसीएफ निकालने के लिए निकालने के लिए किया जाता है। तो इसको जो है सो आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप लोग ये वाला और ये वाला दोनों नोट कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि ये दोनों इंपोर्टेंट है। देखिए इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, और ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ही। ऑब्जेक्टिव में देता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम किसको निकालने में करते हैं, तो बता देना है मौसा निकालने में करते हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पे देते हैं, लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 240 और 630 का मौसा ज्ञात करे। तो यहाँ पे कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या निकालना है? मौसा निकालना है। तो एक हम बनाते हैं, पहले समझा देते हैं, तब जाके चैप्टर पढ़ेंगे। तो जब समझ जाएंगे तो चैप्टर बनाना आसान रहेगा। ठीक है। तो देखिए इसको बनाने से पहले क्या करेंगे? अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग हल करेंगे। तो लिखेंगे हल में, देखिए ये दोनों संख्या में बड़ा कौन है? ये दोनों में बड़ा कौन है? 630 बड़ा है। 240 छोटा है किससे? 630 से। किससे छोटा है? 630 से छोटा है। तो क्या करेंगे कि छोटा से बड़ा में भाग देंगे, और ये जो भाग देने का काम करेंगे ये हम लोग साइड में करेंगे। कहाँ पे? साइड में। तो 630 में भाग देंगे कितना से? 240 से। देखिए हम लोग पहले पढ़े थे ना, सीखे थे मौसा निकालना, अब वही काम आएगा यहाँ पे। तो 240 से इसमें भाग देंगे तो देखिए कितना बार में लग जाएगा। तो अगर हम 3 बार पढ़ते हैं, कितना बार इसको? 3 बार। तो 240 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6 1 7। तो 3 बार में ज्यादा आ गया, 720 आ गया। तो 2 बार ही लगाते हैं, 2 बार में। तो लिखेंगे 0 और 24 दूना 48 होता है। अब माइनस करेंगे तो घटाने के बाद ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 13, 13 में से 8 गया तो 5 हो जाएगा, और 5 में से 4 गया तो 1 होगा। फिर इसको बढ़ा देंगे नीचे। अब देखिए शेष बच गया ना, शेष बचने के बाद बगल वाला को उतारेंगे, यानी भाजक को उतारेंगे। अब यहाँ पे 150 से फिर इसमें भाग देंगे, तो 150 दूना 300 हो जाएगा। 300 तो है नहीं, तो एक बार में ही लगेगा। इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 0, और 9 में से ये हो जाएगा 14, 14 में से 5 चला गया तो 9 बचेगा, और ये 1 से 1 खत्म। फिर क्या करेंगे? इसको नीचे करके यहाँ पे 150 है, इसको उतारेंगे। फिर देखिए 9 दूना 18, यानी एक, जब हम 90 में 2 से भाग देंगे अब 90 से क्या करेंगे? 150 में भाग देंगे तो एक बार में लगेगा। 90 कम 90, फिर माइनस करेंगे, इसको घटाएंगे तो ये 0, और यहाँ पे हो जाएगा 15, 15 में से चला गया 9, तो 6 बचेगा। फिर ये उतरेगा 90, फिर यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा 60 कम 60, फिर भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 3, यानी 30 हो जाएगा। फिर इसको नीचे उतार के अब 60 का बारी है,
60 आएगा, तो 30 दूना कितना हो गया, 60 हो गया, 30 दूना 60 हो गया। देखिए यहाँ पे ये खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। तो जब खत्म हो गया, हम क्या बोले थे कि अगर शेषफल 0 है, शेषफल 0 है तो अंतिम भाजक मौसक कहलाता है, अंतिम भाजक मौसक कहलाता है। लेकिन इसको क्या करेंगे, मौसक को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर बैठाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, a बराबर b गुने q प्लस आर होता है, a बराबर b गुने q प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a क्या था, a भाज्य था, a क्या था, भाज्य, भाज्य मतलब जिसमें भाग देते हैं, जिसमें भाग देते हैं। b क्या है, भाजक, b क्या है, भाजक जिससे भाग देते हैं। q क्या है, तो q जो है वो भागफल है, q क्या है, तो भागफल है। और r जो है, r क्या है, तो शेषफल है, r क्या है, शेषफल है। तो देखिए ये जो है इसको a से सूचित किए, इसको b से, इसको q से और इसको r से। तो ये, तो इसी आधार पे हम लोग सभी को बैठाएंगे यूक्लिड विभाजन में। तो देखिए यहाँ पे 630 में भाग दे रहे हैं 240 से, तो 630 क्या होगा, भाज्य होगा, क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक कौन है, इसका भाजक तो 240 है, क्योंकि 240 से भाग दिए, भाग देने के बाद कितना आया, भागफल तो 2 आया, और जोर नीचे में जो बचा है ना, ये शेष बचा है, क्या बचा है, शेष बच गया। तो यहाँ पे लिख देंगे शेष 150 है। इसके बाद देखिए ये शेष था, अब बगल में कौन उतरा, 240, तो 240 में भाग कितना से दे रहे हैं, 150 से दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा भाज्य। तो लिखेंगे अगला भाज्य होगा 240, 240 में कितना से भाग दिए, 150 से दिए, गुना 150 से कितना बार में दिए, एक बार में, शेषफल कितना बचा, 90 बच गया। अब देखिए फिर शेषफल से इसमें देंगे ना भाग 150 में, तो अगला जो भाजक होगा, अगला भाजक तो तो अगला भाज्य क्या होगा, अगला भाज्य हो जाएगा 150, तो 150 बराबर भाजक हो जाएगा 90, अब भागफल है 1, भागफल कितना है, 1 है ना, तो भागफल 1 प्लस शेषफल कितना है, 60 है, तो शेषफल 60 हो गया। इसके बाद अगला जो है, अगला भाज्य कौन होगा, 90 होगा, 90 में कितना से भाग लगेगा, तो 60 से भाग लगेगा, तो हो जाएगा भाजक में 60 कितना बार में लगेगा, तो एक बार में, शेष कितना बचा, तो शेष 30 बच गया। ठीक है, तो अब अगला जो है, अगला भाज्य कौन है, अगला भाज्य 60 है, अगला भाज्य 60 है, 60 में कितना से भाग लग रहा है, तो 30 से लग रहा है, लिखेंगे 30 गुने कितना बार में लगा, तो 2 बार में लग गया है, तो 2 बार में लगा, प्लस शेषफल कितना बचा, 0 बच गया। देखिए जब शेषफल 0 बचता है ना, तो अंतिम भाजक जो होता है, अंतिम भाजक ही मौसक कहलाता है। जब शेषफल 0 बचता है तो अंतिम भाजक क्या कहलाता है, मौसक कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ अंतिम भाजक, यहाँ अंतिम भाजक कौन है, 30 है, अंतिम भाजक 30 है, इसीलिए HCF, इसीलिए HCF यानी मौसा लिख सकते हैं, इसीलिए मौसा को ही हम लोग HCF कहते हैं। HCF कितना होगा, HCF अंतिम भाजक 30 है ना, तो इसलिए इसका HCF 30 हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन जब भी कहेगा तो आपको बना लेना है इस प्रकार, और इसी को क्या करना है, ये विभाजन सूत्र पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इस पे दर्शा देना है। अगर इस प्रकार से आप लोग बनाते हैं तो एग्जाम में 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में 2 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो इस क्लास में हम लोग यहीं तक जानेंगे, इसके बाद जब हम लोग अगला क्लास, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 से। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, साथ में कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।